सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, एक वीडियो पिछला जो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको मानवीय संसाधनों के बारे में बता रही हूँ। मानवीय संसाधनों के 3 प्रमुख पक्ष हैं। जैसे पहला है आपका कि किसी प्रदेश की जनसंख्या और उस जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता और स्वास्थ्य। दूसरा, जनता का सामाजिक संगठन, जिसके द्वारा संसाधन का उपयोग प्रभावित होता है। जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, जनतंत्र इत्यादि विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं और इनका प्रभाव प्रदेश के संसाधनों के प्रयोग पर तथा प्रादेशिक आर्थिक उन्नति के संगठन पर होता है। और तीसरा जो मानवीय संसाधन का पहलू है वो है संस्कृति। संस्कृति का प्रतिरूप भी एक संसाधन है। जिस प्रदेश में विज्ञान या टेक्नोलॉजी की अधिक उन्नति होगी उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतने ही ऊंचे स्तर पर होगा। उदाहरण इसके लिए ऐसे ले सकते हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि राष्ट्रों ने विज्ञान तथा तकनीकी की उन्नति करके अपनी आर्थिक अवस्थाओं को बहुत सुदृढ़ बना लिया है। अब फिर से हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि मानवीय संसाधन में जो सबसे पहला तत्व था वो था प्रदेश की जनसंख्या। तो जनसंख्या जो होती है वो भी संसाधन के रूप में काउंट होती है। किसी भी देश की जनसंख्या उसका मानव संसाधन कहलाती है। अब मानव संसाधन का किस तरह का मानव संसाधन, अब आप सोचिए कि जब जनसंख्या आपकी जो है वो बीमार होगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होगी या अशिक्षित होगी या बहुत अधिक संख्या में होगी, तो फिर वो आपके लिए संसाधन के बजाय आपके देश के संसाधनों पर बोझ बन जाएगी। तो जनसंख्या तभी संसाधन के रूप में आपके लिए आती है जब वो स्वस्थ हो, शिक्षित हो और आपके जितने संसाधन आपके क्षेत्र में उपलब्ध है उस क्षेत्र के अनुसार ही जनसंख्या हो। उसकी मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर जो है वो आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए उपयोगी हो। दूसरा है इसमें जनता का सामाजिक संगठन। अब जनता का जो सामाजिक संगठन है उसमें देखिए इन्होंने 5-6 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले समाजवाद, कि जनता का सामाजिक संगठन जिससे मानव संसाधन जो है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहला है आपका समाजवाद, यानी आपका जो सोशलिज्म है, समाज की स्थिति है किस तरह की है, समाज में संसाधनों के उपभोग को लेकर क्या प्रवृत्ति है, सामाजिक रूप से क्या सभी वर्गों को समान लाभ मिल रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें आप समाजवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर दूसरा शब्द आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद वह है कि जिसमें आपके पूंजीवादियों के हाथ में सारे संसाधनों का प्रभुत्व हो। सारा संसाधन जो है वो केवल पूंजीवादियों के पास ही हो, पूंजीवादी ही उसका उपयोग करें, पूंजीवादी ही निर्धारित करें कि देश में कौन सा उद्योग लगेगा, किस तरह से उस उद्योग का विकास होगा और संसाधनों का उपभोग जो है वो किस तरह से होगा। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था वो होती है जहाँ पूंजी का प्रभाव आपके विकास के ऊपर अधिक दिखाई देता है। फिर साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब है कि एक राजा और प्रजा, यानी साम्राज्यवाद में आपके साम्राज्य के साथ
क्षेत्र के विकास की बात की जाती है। फिर आपका उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में आप लोगों ने पहले काफ़ी साल पहले सुना ही होगा कि छोटे छोटे जो देश थे उन पे बड़े और सामर्थ्य वाले जो दूसरे राष्ट्र थे, जो ताकतवर थे, वो छोटे क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लेते थे और उपनिवेश बनाकर वहाँ उपलब्ध संसाधनों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग में लाते थे। तो जो उपनिवेश जो क्षेत्र होता था वो पूरी तरह से उस राष्ट्र पर निर्भर होता था जिनका वह गुलाम होता था या जिनका वह उपनिवेश बना हुआ है। फिर साम्यवाद, जो कि समानता की बात करता है, जिसमें सभी को समान अवसर और समान लाभ मिलने की बात की जाती है। और लास्ट है जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में लोकतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का अधिकार करते हुए अपने लिए सरकार चुनता है और कौन सी सरकार उसके लिए बेहतर है यह देखते हुए वो अपने वोट को देता है। तो जनतंत्र जहाँ भी होता है वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में पूरे देश की व्यवस्था होती है और वही लोग निर्धारित करते हैं कि क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जाएगा या आयात और निर्यात की नीतियाँ क्या होगी, कितना संसाधन हमें बाहर से मंगाना है और कितना हमें अपने कच्चे माल को अन्य देशों को दे देना है। यह सारी व्यवस्था जनता के द्वारा चुने हुए, मनोनीत किए हुए व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार ये सामाजिक और राजनीतिक संगठन होता है जिनका प्रभाव प्रदेश के संसाधनों के प्रयोग तथा प्रादेशिक आर्थिक उन्नति पर पड़ता है। फिर संस्कृति तो शब्द ही बहुत विशाल शब्द है। संस्कृति का तात्पर्य है मनुष्य के द्वारा प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जो आपको उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए अपने सामाजिक संगठन के साथ वो किस तरह की आर्थिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं कर रहा है, उन सब का जो सम्मिलित रूप दिखाई देता है वो संस्कृति के अंतर्गत आता है। और संस्कृति भी आपके एक संसाधन के रूप में है कि जैसे हमारी ऐतिहासिक संस्कृति क्या है कि हमारा प्राचीन समय में भारतवर्ष में बहुत अधिक आपके जैसे कि पुराने ज़माने में आपके जो भवन बने हुए हैं उनका जो स्थापत्य कला है वो बहुत अच्छी है, या जो पहले की आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वर्ग व्यवस्थाएं थी, वो पूरे विश्व के लिए अपनाने वाली थी। फिर धीरे धीरे संस्कृति में आपके टेक्नोलॉजी विकास का भी स्थान है कि आपकी टेक्नोलॉजी का विकास, तकनीकी विकास आपके क्षेत्र में कितना हुआ है और वो कितने ऊंचे स्तर पर हो रहा है या होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन क्षेत्रों में जो तकनीकी उन्नति है वो आर्थिक अवस्थाओं को बहुत अधिक सुदृढ़ दिखाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 विकास की बातें बताई थी, एक विकासशील राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र और एक अविकसित राष्ट्र। तो जो विकासशील स्थिति है वो अधिकांशतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में पाई जाती है, जहाँ सब जनता और सरकार मिलकर ये निर्धारित करती है कि आपकी तकनीकी जो विकास है या आपके देश का जो विकास है वो किस तरह से होगा। जबकि केवल जो तकनीकी विकास अभी तक विकसित क्षेत्रों में जो देखने को मिलता है तो वो एक तो समय बहुत पूर्व समय में ही उनको अपना संसाधनों का उपयोग तकनीकी विकास के द्वारा किस तरह से किया है या करना है, इन चीज़ों का उन्हें पता लग गया था
और उन्होंने अन्य क्षेत्रों से बहुत पहले अपने क्षेत्रों का तकनीकी व आर्थिक विकास कर लिया था। इसलिए विकासशील राष्ट्रों में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब आते हैं। और विकासशील में आपकी एशियन कंट्रीज़ ज़्यादातर आती हैं, जिनमें अभी विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। तो ये आपका जो टॉपिक है कि मानवीय संसाधनों में हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे। तो मानवीय संसाधनों में हम जनसंख्या, जनता का सामाजिक संगठन और संस्कृति को सम्मिलित करेंगे। इससे आगे मैं आपको प्राकृतिक संसाधन व अन्य संसाधनों के बारे में बताऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो संसाधन के प्राकृतिक संसाधन के बारे में होगा। और आप लोगों को इसमें यदि कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं आपको ये जो वीडियो है इनमें आपको मैं मटेरियल भी साथ में दे रही हूँ और समझा भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इसमें कुछ चीज़ें सीखें। तो अब आप लोग जैसे ही आप लोग ग्रुप से जुड़ेंगे, अभी तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए इन वीडियोस को, पर जैसे ही आप लोगों के ग्रुप बन जाएंगे और कॉलेज के ग्रुप्स में आप लोग जुड़ जाएंगे, तो आपकी जो भी प्रश्न हो उनको आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं और हमसे कॉलेज में फ़ोन करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।